Good evening, class. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Uh, I think we left some topics of federalism last time. Yes, ma'am. अभी पहले तो मुझे याद नहीं था, बट जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो आई जस्ट स्टक इन माय माइंड कि शायद कोई टॉपिक रह गया था फेडरलिज्म का. कौन सा टॉपिक रह गया था? डिसेंट्रलाइजेशन, इफ आई एम करेक्ट. Yes, ma'am. मेरी आवाज ऐसे ठीक आ रही है कि शुड आई पुट ऑन द ब्लूटूथ? मैम ब्लूटूथ लगा लो. All right, give me a moment. तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है फेडरलिज्म स्टार्ट किया था. फेडरलिज्म के सारे कंसेप्ट पता है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? व्हेन देयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट give its powers to the state government, it is called as, what is it called? फेडरलिज्म. ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है उसे फेडरलिज्म कहते हैं. गॉट इट एवरीवन? अब फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म के बाद हमने देखा था कि एक यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट भी होती है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं. आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 25 आर फेडरल. 25 डेमोक्रेटिक कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो भी हैं वो फेडरल हैं. सॉरी, 25 डेमोक्रेटिक कंट्रीज फेडरल हैं, लेकिन सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जरूरी नहीं है कि फेडरल ही हो. कुछ कंट्रीज यूनिटरी कंट्रीज भी होती हैं. ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी जहां पर जो सेंटर है, सारी पावर सेंटर के पास है. सेंटर जो है इट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लेकिन सारी पावर जो है वो सेंटर के पास है. स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसने पावर शेयर नहीं की है. पूरी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, लॉ मेकिंग में हेल्प नहीं करते हैं. ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद नीचे स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, लॉ मेकिंग में हेल्प नहीं करते हैं. फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो लॉ मेकिंग भी करती हैं कि नहीं? ठीक है, तो वो लॉ मेकिंग जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करती है, वो सारी पावर जो है वो सेंटर के पास ही होती है. उसके बाद हमने देखा कि फेडरलिज्म के 7 फीचर्स हैं. देयर आर एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ज्यूरिसडिक्शन है. ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकता है, कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं, रेवेन्यू डिसाइडेड है, और जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का वो क्या है? सेफगार्ड द यूनिटी एंड अकोमोडेट द डाइवर्सिटी. ठीक है, उसके बाद 2 तरह से फेडरेशन फॉर्म होती है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर होता है जब छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलके दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग कंट्री फॉर देयर सिक्योरिटी. यूएसए is the example. USA, Switzerland, Australia, they are the examples of coming together. उसके बाद holding together होता है. Holding together में क्या होता है कि a big country decides to divide the country. The government of a big country decides to divide it into smaller units, smaller federations जिसे कहा जाता है. ज्यादातर states कहते हैं federations या state, and give some power to them also for better administration of the country. India, Spain, Belgium are the examples of holding together federations, right? उसके बाद how federalism is practiced in a country. हमारी कंट्री में फेडरल जो वर्ड है वो यूज नहीं किया जाता, यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, एज पर दिस फीचर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट से. ठीक है, तभी हम कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ ट्रूली फेडरल कंट्री, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उससे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है कहीं ना कहीं उनकी.
मोस्टली वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन भी कर सकता है। ठीक है, हमने यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में पढ़ा कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली लॉज बना सकती है। लेकिन तीसरी लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाते हैं, और अगर कहीं कंफ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होता है। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं। उसके बाद हमने रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स which are not mentioned in any of these three lists, but they might have come up later with time, और उसको लेजिस्लेट करने पे उस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में बचे हुए सब्जेक्ट्स जो इन लिस्ट में नहीं है वो कौन लेजिस्लेट कर सकता है उनपे? लेजिस्लेट करना मतलब लॉ बनाना। कौन लॉ बना सकता है उनपे? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, चाहे वो स्टेट इंपॉर्टेंस का है, चाहे वो लोकल इंपॉर्टेंस का है, या चाहे वो पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बना सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो पावर यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी पढ़ा कि यूनियन टेरिटरीज स्पेशल एरियाज हैं जो इतने छोटे थे कि उनको सेपरेट स्टेट भी नहीं बनाया गया, और इतने अलग थे कि उनको किसी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया गया। प्रिंसली स्टेट्स आर वन ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज। तो उन यूनियन टेरिटरीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीधा का सीधा जो है वो, अब अभिराज यू हैव अ क्वेश्चन हियर। मैम आपने बोला जो बहुत छोटे एरियाज थे उनको एज ए यूनियन टेरिटरी कंसीडर किया था, तो मैम लाइक गोवा बहुत छोटी स्टेट है। इतनी छोटी नहीं है यूनियन टेरिटरीज, आपने देखा है कितने छोटे, कितने गोवा इज स्टिल अ स्टेट और कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर है उसका भी एरिया, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज, हाँ जी, फिर जे&के क्यों है? जे&के का मैंने आपको पिछली बार ही समझा दिया था। जे&के इज अ स्पेशल, आई मस्ट से अ स्पेशल केस, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 एबॉलिश किया है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 370 का एबॉलिश करने का मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल पावर्स थी, हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, प्लस हमारे पास हम लोग एक स्टेट थे इंडिया की, प्लस हमारे पास स्पेशल पावर्स थी। ठीक है, 370 के अंडर हमारे पास स्पेशल पावर्स थी। तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परमानेंट यूनियन टेरिटरी बनी है, वो हमेशा ये कहते हैं, आपने सुना होगा बड़े न्यूज में वो बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। बेटा ये किसका माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट रखिए। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। 2 दिन पहले ही दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरा एक वो बयान आया है कि जैसे ही, क्योंकि बड़े लोग पूछते रहते जम्मू कश्मीर में अभी बड़ी चेंजेस करवानी है उन्होंने, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 को अबॉलिश करना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है कि नहीं है। बेटा हम लोग ना जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, हाउ डू यू स्टार्ट टेलिंग योर आइडेंटिटी? इफ एनीबडी आस्क माय नेम, हाँ स्टार्टेड, माय नेम इज, ठीक है। इफ एनीबडी आस्क मी, मैं आपको बताती हूँ आपने आइडेंटिटी कैसे बतानी है। अभी तक आपने जितना भी सीखा है ना अपनी आइडेंटिटी के बारे में, गलत सीखा है आपने। अब आपसे पूछेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, हु आर यू, मतलब बड़े इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। तो हाउ डू यू बिगिन? माय नेम इज, सपोज आई टेल इट, माय नेम इज सोनिका सिंह एंड आई एम एन इंडियन, दिस इज हाउ इट शुड बिगिन। आई एम एन इंडियन एंड आई लिव इन जम्मू एंड कश्मीर एंड माय पेरेंट्स आर दिस। आपके नाम के साथ आपका रीजन, आपका रिलीजन, आपका और बाकी चीजें नहीं जुड़नी चाहिए, आपके नाम के साथ सबसे पहले जुड़ना चाहिए इंडियन। समझ आ गया? इंडियन होने से पहले भी हम कोई और चीज हैं,
इंडिया होने से पहले भी हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। अब ये तो आप बोल नहीं सकते अपनी आइडेंटिटी में कि मेरा नाम ये है और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। ह्यूमन आइडेंटिटी आपकी सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है? कुछ भी बनने से पहले हमेशा यही कहा जाता है कि कुछ भी बनने से पहले ह्यूमन बनिए। ह्यूमन बनिए मतलब कि दूसरों के दुख दर्द में काम आइए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा मत चाहिए और ना ही किसी का बुरा होने दीजिए। कभी गलत मत कीजिए। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। रॉन्ग डजंट मीन कि मैंने अपने दोस्त की पेंसिल ले ली या उसका लंच खा लिया, वो गलत हो गया। नहीं, किसी को भी हार्म पहुंचाना, झूठ बोलना, झूठ भी ये नहीं कि मैम मैंने होमवर्क कर लिया और नहीं किया। दिस इज नॉट कैटेगरीज देखिए आप उन झूठ की। ह्यूमन बनिए। ह्यूमन बनने का है कि किसी को दर्द मत दीजिए, कभी किसी को तकलीफ मत ह्यूमैनिटी होना। दीजिए। दर्द, हाँ जी बेटा, मैम ह्यूमैनिटी होना। ह्यूमैनिटी होना, हाँ जी। ह्यूमैनिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बात बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं तो आप ह्यूमन बन गए। ह्यूमन नहीं है वो, ठीक है? ह्यूमन बनने के लिए आपको क्या करना है? एक और एक चीज को फॉलो करना है, नेवर हार्म एनीवन इन द वर्ल्ड, ठीक है? किसी दूसरे इंसान को दुख दर्द मत पहुंचाइए। बस जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब आप गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो गाड़ी पार्क करके जब आप उतर के जा रहे होते हैं तो आगे पीछे देखा करें कहीं मैंने किसी का रास्ता तो नहीं ब्लॉक कर लिया, जो नॉर्मली हमारी आदत नहीं है। समझ रहे हो आप? नॉर्मली हम लोग ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी हमने सड़क के बीच में खड़ी की है, किसी के गेट के आगे खड़ी की है, कहीं खड़ी की है, बस खड़ी कर दी और चले गए। अगर हम अपने घर से कचरा बाहर फेंकते हैं तो हमें नहीं देखना है कि हम जो कचरा बाहर फेंक रहे हैं क्या वो गंदगी तो नहीं फैला रहा है, क्या हमने वो कचरा उस बिन में फेंका है जो बना हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाती हैं। समझ आ गया? अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं कि उसके साथ उसको मार दिया गया, किसी को भी मार दिया गया किसी भी रीजन के लिए, किसी को मारना, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी गलत काम किया हो उसने, लेकिन किसी को मार देना इज वेरी रॉन्ग। To kill somebody, to kill another human, or to appreciate the killing of any human for any reason is wrong. For any reason, ठीक है? किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारना या उसे एप्रिशिएट करना कि ठीक है अच्छा हुआ वो मर गया, अरे कितनी गलत बात है ये। फॉर एनी रीजन, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो दूसरे देश का है, वो स्पाई है, वो चोर है, वो मर्डरर है, लेकिन किसी को मार देना, हमेशा सोचिए कि क्या मारने से क्या हुआ, ठीक है? तो ये चीजें हमें ह्यूमन बनाती है। तो हमारी आइडेंटिटीज क्या है? सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो हमने बनना है। आपको पता है फांसी किसको लगती है? मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, क्या? टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सुना है आपने? इसका डाटा वैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आई डेफिनेटली गो थ्रू सम साइट्स टू फाइंड आउट कि आज तक हमारे देश में कितने लोगों को फांसी लगी है, ठीक है? हमारा रूल बना है फांसी का। क्यों? क्योंकि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो आप सोचते हो कि ऐसा कैसे कर लिया। वो जिसको ये सजा मिलती है ना, उसने कुछ ऐसा इनह्यूमन किया होता है विच इज नॉट परमिटेड, और आगे से वैसा क्राइम ना हो इसीलिए वो फांसी दी जाती है। लेकिन फांसी जो है इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। आई फाइंड आउट द डाटा एंड टेक आउट कि कितने लोगों को आज तक फांसी लगी है। लेकिन फांसी लगना भी आई नेवर अप्रिशिएट, आई कुड नॉट अप्रिशिएट दैट पर्सन कैन बी केप्ट इन द जेल फॉर अ लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी जब तक वो मर नहीं जाता उसको जेल में बंद रख दो, लेकिन फांसी लगाने से you can't, or rather ऐसी, no, who excludes people from the society? Nobody excludes them. कोई सोसाइटी से किसी को एक्सक्लूड नहीं करता है। जो अगर करते हैं तो वो गलत करते हैं। इट इज ओनली क्रिमिनल्स हु आर टेकन अवे इन prisons so that they don't harm anyone, right? उनको रखना पड़ता है अलग से। मैंने कहा ना, सजा दीजिए लेकिन
Where is my discussion going? All right, हम लोग वापस आते हैं. हम लोग अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे थे. तो सबसे पहले ह्यूमन आइडेंटिटी है आपकी, उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी है आपकी इंडियंस. ठीक है, आई एम एन इंडियन, दैट्स इट. डोंट गेट इनटू रिलीजन, रीजन. मैं पंजाबी हूं, मैं डोगरा हूं, मैं महाराष्ट्रन हूं, मैं मराठा हूं, मैं ऐसे करके बातें करना इज इट ओनली क्रिएट्स डिविजन इन द सोसाइटी. सोसाइटी में डिविजन क्रिएट मत कीजिए. बी इंडियंस, बी ह्यूमंस, बी इंडियंस, दैट्स इट, दैट्स आवर आइडेंटिटी. तो मैं आपको बता रही थी कि कहां से हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी. आई सिंपली फॉरगॉट कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑन व्हिच आई स्टार्टेड टेलिंग यू. Somebody asked you, ma'am, who are you? हाँ, तो वो मैंने क्यों शुरू किया था. somebody asked a question here, let me check the chat. चैट से मुझे पता चलेगा कि मैंने वो क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था. आर्टिकल 370 को अबॉलिश करना JNK के लिए अच्छा है कि नहीं है. आदित्य ने पूछा था ये क्वेश्चन. आदित्य बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर चल रहा है ये कि आर्टिकल 370 अबॉलिश करना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है कि नहीं है. हमने ये नहीं देखना कि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है कि नहीं, हमने देखना कि इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं है. समझ आया. तब मैं आपको बता रही थी कि हम लोग इंडियन है. ठीक है, अगर हम लोग इंडियन है तो हम इंडिया से अलग क्यों रहे. समझ आया. हम लोग इंडियन है तो जम्मू कश्मीर में हम अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो करें. वो तभी हम लोगों को इंडियंस जो थे ना, इंडियंस मतलब कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी इंडियन, वो जम्मू कश्मीर वालों को अपने से अलग समझते थे. और जम्मू कश्मीर भी अपने आप को प्योरली इंडियंस नहीं मानते थे, क्योंकि उनका अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस चल रहे थे, जो गलत अभी था. भी नहीं मानते मैम. अभी मानते नहीं है, लेकिन मान जाएंगे वो धीरे धीरे. डोंट वरी, वो मान जाएंगे. आर्टिकल 370 अबॉलिश होना, बीइंग एन इंडियन, इट इज ऑलवेज गुड. इट विल ऑलवेज बी गुड. नोबडी कैन प्रूव दैट इट इज समथिंग रॉन्ग. लेकिन आर्टिकल 370 जिस तरह से अबॉलिश किया गया वो गलत था. वो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम yes, it is very important to say I am an Indian. ठीक है, अगर आप इंडियन है और इंडियन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे इंडियन तो हम हैं ही हैं, बाकी आइडेंटिटीज बताओ अपनी. नहीं, जब भी आप बोलेंगे ना इंटरव्यूज में कि माय नेम इज दिस एंड दिस, आई एम एन इंडियन एंड आई रिसाइड इन सो एंड सो पार्ट, that is going to leave an impression that this person who is giving an who is giving the interview, he does not believe in regionalism, he does not believe in religions, he does not believe in caste system. ये अपने आप सारी चीजें क्लियर कर देगा. Being an Indian means that you want to be above all the divisions. आप सारी डिविजन से ऊपर आ गए हो इंडियन. समझ आ गया. ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली है. आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो सारे इंडियंस ही आएंगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए. लेकिन उस चीज को प्राउडली कहना कि आई एम एन इंडियन, वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज करके रख देगा. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात. अगर आप लोग ये बोलोगे आई एम एन इंडियन, तो आपकी पूरी एक व्यू पॉइंट चेंज करके रख देगा. अच्छा, तो ये एक ऐसा इंसान आया है हमारे पास हु इज प्राउड इन बीइंग इंडियन. और वहां पे never ever shy away from accepting the problems which are there in India. Say yes, it is there. हमारे इंडिया में पॉवर्टी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स लेके आई है जिससे कि पॉवर्टी इराडिकेट हो सकती है. हमारी कंट्री में हाँ थोड़ी कम्युनलिज्म, छुटके पुटके दंगे होते रहते हैं, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी है जहां पर घर में भी तो लड़ाइयां होती हैं. एक भाई बहन आपस में लड़ाई कर सकते हैं, भाई भाई आपस में लड़ सकते हैं. तो इतनी बड़ी कंट्री में अगर एक दो बंदे आपस में लड़ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा इंडिया आपस में लड़ रहा है. ठीक है, तो नेवर शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फेलियर्स, बट डू से दैट हाउ यू आर गोइंग टू और हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन दोज फेलियर्स. पूरा घर पड़ रहा है आज, दरवाजा ही नहीं बंद किया. All right. So let's start up with federalism again.
हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास ली थी, उसके बाद आई हैवंट टेकन एनी क्लास। आई थिंक ये पिछला आपकी क्लास का ही लिखा हुआ है सारा। So we have I was talking about the that federalism has been a success in our country, a huge success in the country, because the country has become more united and administration has become easier in our country, right? Then this is all because our country was divided on the basis of language. Linguistic states बनाई गई हमारी कंट्री में 1947 के बाद। जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी कंट्री को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया। पहले इनको लगा कि शायद ये गलत हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना, बट धीरे धीरे ये प्रूव हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना वाज एक्चुअली इट एक्चुअली यूनाइटेड द कंट्री, क्योंकि एक लैंग्वेज में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे कल्चर के लोग, कल्चर तो चलो नहीं, कल्चर तो सेम ही शेयर करते हैं वो, पर बहुत सारी क्लासेस के लोग, अलग अलग तरह के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, वो यूनाइट होके एक जगह रह रहे हैं। जब वो यूनाइट होके एक जगह रह रहे हैं ना, तो फिर वो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो बहुत जरूरत है हमारी कंट्री को। ठीक है। उसके बाद हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ऑल्सो प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या रखा गया कि हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है जो मैक्सिमम लोग बोलते हो। श्रीलंका में 74% लोग जो है वो सिन्हलीज बोलते थे। वहां पर सिविल वॉर हो गई क्योंकि उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। बेटा म्यूट करेंगे? Who's this? Ma'am, you can also mute. Yeah, this is what I'm trying to see कि कौन कर रहा है और किसको म्यूट करना है। मुझे तनीषा को म्यूट करना है। Ma'am, the unmuted person comes on the top. आदिश को भी म्यूट करना है। हाँ जी, कर दिया बेटा मैंने म्यूट। All right. But I am amazed to see कि बच्चों को सॉफ्टवेयर यूज करने बड़ी अच्छी तरह आते हैं। Last time my students helped me a lot in using one of the software that we use in our school. So, okay. So let's come back to federalism. So language policy में हम पढ़ रहे थे कि जैसे श्रीलंका में सिर्फ श्रीलंका में 74% लोग सिन्हलीज बोलते थे, और तब भी सिर्फ सिन्हलीज को जब उन्होंने इंपॉर्टेंस दी तो पूरी कंट्री में सिविल वॉर हो गया। तो हमारी कंट्री में तो ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है जो इतनी ज्यादा बोली जाती है। इवन हिंदी जो है वो भी 40% लोग बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज को हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सारी लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस में रखा हुआ है। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं अलोंग विद हिंदी, जो मानी गई है हमारे देश में, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखी गई है कि ये लैंग्वेजेस हैं, और इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो फॉर ऑफिशियल पर्पसेस अलोंग विद इंग्लिश ऑब्वियसली। ठीक है, इंग्लिश का यूज बीच में बंद कर दिया गया, लेकिन 1965 में उन्होंने लीडर्स ने सोचा कि इंग्लिश को क्या करना है, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना के इसको बंद कर देते हैं इसका यूज। लेकिन साउथ इंडिया के लोगों ने ये बात अच्छी तरह से नहीं ली, क्योंकि वहां पर साउथ इंडिया में शुरू से ही ब्रिटिशर्स का भी बड़ा रूल रहा साउथ इंडिया में, प्लस उनकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग थी, और उन्होंने इतनी ज्यादा इंग्लिश अपनी एक्सेप्ट कर ली थी अपने कल्चर में कि उनको जब लगा कि इंग्लिश का यूज अब बंद हो रहा है, तो उनको लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, हम कौन सी कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्योंकि उनको लगा कि हिंदी तो हमारे साउथ इंडिया में किसी को आती नहीं है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हम माने या ना माने, इंग्लिश जो सबसे ज्यादा यूज होती है और हिंदी। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा, ये नहीं कहा द ओनली, उसके बाद 21 लैंग्वेजेस और हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी और इंग्लिश यूज होता है। तो अगर इंग्लिश का यूज बंद कर दें तो साउथ इंडियंस को लगा कि हिंदी हमने कभी पढ़ी नहीं, हमारे साइड पे हिंदी है ही नहीं, तो इंग्लिश का फिर उन्होंने वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तमिलनाडु में तो वायलेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, फिर जाके गवर्नमेंट ने दोबारा इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो हिंदी का यूज प्रमोट होता है क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हिंदी
इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए हिंदी को प्रमोट थोड़ा बहुत किया जाता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कभी भी हिंदी किसी पे फोर्स नहीं कर सकती है। हिंदी महोत्सव मनाए जाते हैं, हिंदी भाषा के बहुत सारे, आप जब स्कूल्स में होंगे तो कई बार हिंदी महोत्सव, हिंदी स्लोगन राइटिंग, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता था। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप कीजिए, लेकिन किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती। जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती, जिन स्कूल्स में हिंदी जिन स्टेट्स में हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर द गवर्नमेंट कैनॉट इम्पोज हिंदी ऑन देम। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी लैंग्वेज पॉलिसी है हमारी कंट्री की, ठीक है। इसी वजह से फेडरलिज्म हमारी कंट्री में सक्सेसफुल है, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे जो हमने कंट्रीज को डिवाइड किया था, उन लैंग्वेजेस को हमने इंपॉर्टेंस भी दी है, उन सारी लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली है और उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। सेंटर और हमारी कंट्री में 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 से लेके लगभग 1990 तक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, और एक ही पार्टी जब रूल करना शुरू हो गई हमारी कंट्री में, तो उसने अपनी पावर्स ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। जिन स्टेट्स में सेंटर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं होती थी, उन स्टेट्स को कोई सेंटर गवर्नमेंट जो थी वो कोई भी डिसीजन नहीं लेने देती थी, और फेडरलिज्म को बड़ा वीक कर दिया हुआ था, ठीक है। जिन स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां उन स्टेट्स को जो सेंटर गवर्नमेंट है उनकी बात माननी पड़ती थी, और जहां पर सेंटर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती थी, उन स्टेट्स में कांग्रेस जो है उन स्टेट्स को काम करने नहीं देती थी, ठीक है। तो इसीलिए 1990s के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, टाइम शुरू हुआ, न्यू एज शुरू हुई कोलिशन गवर्नमेंट की, तब से क्या हुआ कि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स को मौका मिल गया पावर में आने का, और तब से जो है जो फेडरलिज्म है वो ज्यादा स्ट्रेंथन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस के बाद हमने पढ़ना था डिसेंट्रलाइजेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन? फेडरलिज्म टिपिकली वर्ड यूज होता है जब सेंटर गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक स्टेप और आगे है, जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स इट्स पावर टू when the central and state government shifts its power to the local government, it is called decentralization. सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी पावर स्टेट, इज द बोर्ड विजिबल? इज द बोर्ड विजिबल बेटा? Yes, ma'am. शेड तो नहीं बढ़ रही, लाइट की शेड तो नहीं आ रही है? इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, ये हो गया हमारा फेडरलिज्म। प्लस जब हमने ये भी कहा जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर देती है लोकल गवर्नमेंट को, वो भी फेडरलिज्म होता है, लेकिन इसके लिए एक टिपिकल वर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं तो सीधा इसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिया है। फेडरलिज्म में जरूरी नहीं है लोकल गवर्नमेंट आए, डिसेंट्रलाइजेशन में होती ही लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर है। आई होप यू हैव फाउंड द डिफरेंस नाउ बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization means
that the power has been given to the local government. Local governments are there. ठीक है, फेडरलिज्म जब हम वर्ड शुरू यूज करते हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट है ही है, वहां पे सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव शेयर्ड देयर पावर्स विद द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 1990 से पहले मैंने शुरू से बोला हुआ था कि एक गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री पे कंट्रोल कर रही थी उसने फेडरलिज्म को बड़ा वीक कर दिया हुआ था। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। पंचायत के इलेक्शन एक बार होते थे, 15-15 साल तक दोबारा होते ही नहीं थे पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन, और उनके पास कोई पावर भी नहीं थी। सरपंच और मेयर्स के पास कोई पावर नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन 1992 में ये मैंने कुछ ज्यादा ही लाइन लिखी है। आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, ma'am. I got a call in between. Okay. तो 1992 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ. The constitution was amended to give more power to the third tier of the government. Third tier कौन सा है गवर्नमेंट का? Tier क्या मतलब होता है? What is the meaning of tier? Parts. Tier means parts or levels, divisions. ठीक है? Two tiers already होते हैं गवर्नमेंट के, Central, then state, then local. ठीक है, वेरी गुड। तो जो थर्ड टियर होता है वो हमेशा लोकल गवर्नमेंट को कहा जाता है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो थर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू गिव मोर पावर टू द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लोकल मैम आपकी गवर्नमेंट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। क्लियर आ रही है, किसी को क्लियर भी आ रही है मैम। तब आप बोर्ड के पास जा रहे हो ना मैम, तब कट रही है। सिर्फ अब कट रही है? नो मैम, Yes, ma'am. ठीक है। थोड़ी कम कम आ रही है मैम। मैं बोर्ड के पास जाती नहीं हूँ। मैंने क्या करना है बोर्ड के पास जाके? मैं आपके सामने बैठ जाती हूँ, बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया मैंने जो लिखना है। तो अब ध्यान से सुनिए कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स जब लोकल थर्ड टियर को मिलती हैं उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और हमारी कंट्री में 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत कम पावर्स थी, ऑलमोस्ट थी नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही हमने थर्ड टियर गवर्नमेंट बना दिया हुआ था, लेकिन उनको ज्यादा पावर्स, ज्यादा रेवेन्यूज कुछ भी नहीं दिए गए। ठीक है, लेकिन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और थर्ड टियर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई? क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले हमारी अमेंडमेंट हुई कि रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज शुड बी हेल्ड। ठीक है, हर 5 साल के बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की भी इलेक्शन हुआ करेंगे। ठीक है, जैसे बाकी कंट्री में ये नहीं 10 साल 15 साल तक कोई नहीं होगा। माई grandfather used to be sarpanch of his village and he remained sarpanch there for 23 long years and no बीच में शायद एक बार इलेक्शन हुई होगी, but I always used to hear कि वो 23 years तक सरपंच रहे क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होती थी। लेकिन सरपंच होने का कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि उनको कुछ पावर्स भी बड़ी कम थी, हार्डली एनी पावर। सिर्फ वो गांव के मसले ही सुलझाते रहते थे, उसकी लड़ाई होगी, उसकी लड़ाई होगी, वो हो गया, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा उनके पास कोई पावर भी नहीं थी। और 23 इयर्स तक ही रिमेन्ड सरपंच। बीच में कहते सिर्फ एक बार इलेक्शन हुई थी तो वो दोबारा चुने गए, क्या हुआ उतना ज्यादा मुझे याद नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी कैजुअल था उनका अप्रोच गवर्नमेंट की टुवर्ड्स दिस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। लेकिन 1992 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि रेगुलर इलेक्शंस होंगी, किसकी? लोकल बॉडीज की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन भी होगी वहां पे, जैसे हमारे लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन है, उसी तरह लोकल बॉडीज में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी तीनों को रिजर्वेशन मिली। ठीक है, कितनी मिली वो हर स्टेट की परसेंटेज पे
पे डिपेंडेंट है कि हर एरिया में कितने परसेंट एसटीज ओबीसीज हैं, अकॉर्डिंगली उनको फिर रिजर्वेशन भी मिलती है। यू नो व्हाट इज रिजर्वेशन इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम? क्या रिजर्वेशन होती है इसमें? इसका क्या मतलब है? मैम getting the maximum number of seats to get elected. I'm not getting it, beta. Will you repeat? Ma'am, getting the maximum number of seats, ma'am, to get into power. No. तभी मुझे लग रहा था आपको रिजर्वेशन का मतलब नहीं पता होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि जॉब रिजर्वेशन है, इसका मतलब कि 10% लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। मैम इसमें होता है मैम वो किसी के मैम जैसे मैम घर जाके मैम वोट्स की वो करते हैं मैम कि आप हमें ही वोट देना। अरे वो नहीं, पहले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं, आप बच्चों का बेटा रिजर्वेशन सिस्टम जो हमारा लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन सिस्टम होता है ना, जो पावर में, जो गवर्नमेंट में रिजर्वेशन सिस्टम होता है, लोकसभा की रिजर्वेशन मैं पहले समझाती हूँ आपको। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मैम उनके लिए मैम अलग से सीट्स रख देना मैम, एससी तो एससी मैम जो मैम नेसेसरी है मैम। मैम जो कम रिजर्वेशन नहीं फॉर हो सीट्स, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड अक्षय। आरव, सीट्स आर गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, हमारी लोकसभा है, मैं लोकसभा से ज्यादा समझाऊंगी क्योंकि लोकल बॉडी से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमारी लोकसभा है और लोकसभा में कितनी सीट है? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए, ये तो बताना पड़ेगा। इतने बच्चे हैं मेरी क्लास में, कितने हैं? 43 बच्चों में से किसी, आज सिर्फ 43 बच्चे क्यों हैं? ऑलराइट, कितनी सीट है लोकसभा में? मैम Very bad. 552 मैम 545। Wrong. 543 plus 2 nominated. Total Yes, sir. 545. Very good. ये 545 किसने बोला? जरा नाम बताइए अपना। मैम विश्व प्रताप सिंह ठाकुर। Oh, quite a long name. Vishwa Pratap Singh Thakur. Very good. That's great. 543 plus 2, that is 545 total हमारी सीट्स हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 245। 245। राज्यसभा के मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं, हम लोग राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं कि हम लोग लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं? मैम लोकसभा। हम लोग लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर हम इलेक्ट नहीं करते हैं, राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं। मैम राज्यसभा 250 मेंबर्स। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं। मैम Very इसी good. रीजन से मैम लोकसभा की पावर It's ज्यादा होती not है। मैम 238 इलेक्टेड एंड मैम 12 मैम राज्यसभा 12 में appointed. 12 are appointed by the 12 are president. nominated by the president. 12 are, Yes, very ma'am. good. किसने बोला ये? अधिराज ने बोला शायद। Yes, ma'am. Who said yes? Very good. राज्यसभा में बेटा ये छोटी छोटी बातें ना अब आपको ना 10th क्लास मैम तक पूरी रट मैम 250 सीट्स मैम मैंने ही बोला था। 250 किसने बोला था? मैंने बोला ये। कौन है आदेश। मैंने? Yes, Adish, very good, very good. I can expect good answers from you always. 250 members राज्यसभा में है, 545 जो है वो लोकसभा में है, लेकिन हम लोग 545 में से 543 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। हमारी पूरी कंट्री, ये सपोज हमारी स्क्वायर में कंट्री है, हमारी पूरी कंट्री लोकसभा इलेक्शंस के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। ऐसे करो, समझ आया? सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर ये यूपी है तो यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एपी। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकसभा में जो एमपी बन के आते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के। सबसे क्यों क्यों ऐसा क्यों है? यूपी को इतनी सीट्स क्यों मिली हुई है? Ma'am, due to उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है। high population of SC and STs. पॉपुलेशन, नो नो नॉट एससी एसटी की तो बात ही नहीं हो रही अभी। एससी एसटी को छोड़ो, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा लिंगर ऑन कर रही हूँ ये चैप्टर फेडरलिज्म, ये सारी चीजें जो आज मैं बता रही हूँ। वेरी गुड आशना, लार्ज पॉपुलेशन। तो मैं ये इसलिए लिंगर ऑन, मैंने सोचा था आज डिसेंट्रलाइजेशन खत्म करके मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूंगी आपका, लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स नहीं शुरू करेंगे। आज हम ये अच्छी तरह पढ़ेंगे, थोड़े से कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस के बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है,
तो यूपी में 80 सीट्स इसलिए है क्योंकि हमारे जो लोकसभा की सीट्स होती है ना वो इन प्रोपोर्शन टू अर्थ पॉपुलेशन, ठीक है। यूपी आपको पता है हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, इसीलिए वहां पर सीट्स भी सबसे ज्यादा यही है। 5 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होगा, ठीक है, 5 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होगा या 1 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होगा, इस तरह से कोई डिवीजन होती है। तो यूपी में तो बहुत लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, तो यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स है 80। यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन सब की 1-1 सीट होती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको शुरू में बताया छोटी है। अभी जम्मू कश्मीर की नहीं डिसाइड हुई कितनी सीट्स होंगी, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज छोटी होती है, पॉपुलेशन कम होती है, वहां पे सिर्फ एक सीट मिली हुई है सब यूनियन टेरिटरीज। समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, उसी तरह सेकंड हाईएस्ट सीट हमारी सबसे ज्यादा यूपी में है 80 सीट्स, और सेकंड हाईएस्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में 48। महाराष्ट्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, महाराष्ट्र। उसके बाद वेस्ट बंगाल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 42 सीट्स होती हैं। तभी हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोविड के बीच में भी वेस्ट बंगाल जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो बीजेपी के पास आए लोकसभा की, ठीक है। लेकिन वहां पे लोकसभा की तो इलेक्शंस नहीं हो रही थी, वहां पे उनकी असेंबली की इलेक्शंस हो रही थी, बट वहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, ठीक है। अगर वो जीत जाते स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस तो लोकसभा की सीट्स को जीतना उनके लिए आसान रह जाता, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग स्टेट्स में जैसे 48 होगी महाराष्ट्र में, 42 होगी वेस्ट बंगाल में। इसी तरह जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो जम्मू कश्मीर के पास 6 सीट्स, 6। समझ आया? यस मैम। ठीक है, जम्मू कश्मीर कितनी बड़ी स्टेट है। जम्मू कश्मीर was such a big state along with लद्दाख, तब तो लद्दाख भी हमारे साथ था, लेकिन सिर्फ 6 सीट्स हमें मिली हुई थी। 6 सीट्स क्यों मिली हुई थी? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इसका मतलब जब भी लोकसभा की इलेक्शन होती है, जब भी प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है, उसे लोकसभा की इलेक्शन कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चूज होते हैं। तो जम्मू कश्मीर से 6 एमपी सिलेक्ट होंगे, उत्तर प्रदेश से 80 एमपी सिलेक्ट होंगे, महाराष्ट्र से 48 एमपी सिलेक्ट होंगे, ठीक है। हर एक स्टेट से कुछ नंबर ऑफ एमपी सिलेक्ट होते हैं। अब बात आई रिजर्व्ड सीट्स की, तो हमारी लोकसभा, राज्यसभा तो हम इलेक्ट करते ही, राज्यसभा हम काट देते हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट नहीं करते राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा के करते हैं। तो जब लोकसभा के मेंबर्स को एमपी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में है ना लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा के जब हम 543 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 87 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 80, 42 और 80, 47 और 84, 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। देयर माइट बी सम अप एंड डाउन इन द सीट्स, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है। दिस इज 84 ओनली, दिस इज 47 ओनली। ये सीट्स रिजर्व्ड है, मतलब कि हर एक किसी ना किसी, सपोज महाराष्ट्र में 2 एससी सिलेक्ट होंगे, 2 सीट एससी को दी हुई है, 1 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी हुई है। कई ऐसी एरियाज जहां पर ट्राइबल इलाके ज्यादा है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पे एसटीज को ज्यादा सीट्स मिली हुई है, ठीक है। मतलब कि अगर झारखंड में टोटल सीट्स जो है वो 14 है, झारखंड की टोटल सीट्स जो है वो 14 है लोकसभा की। 14 में से 5 सीट्स में एसटी रिजर्व है। अब इसका रिजर्वेशन का क्या मतलब है? अब समझिए रिजर्वेशन का मतलब। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं ना इलेक्शन के लिए, उसमें से जरूरी है, ठीक है, जिस एरिया से वो एमपी खड़े हो रहे हैं ना, उस एरिया से सिर्फ एससी ही खड़ा होगा और कोई नहीं खड़ा हो सकता। समझ आ गया?
ये नहीं कि सिर्फ एससी वोट डालेंगे या एसटी वोट डालेंगे, वोट उसको सब डालेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा होगा ना वो सिर्फ, अगर रिजर्व्ड है एससी के लिए तो वहां पे सिर्फ एससी कैंडिडेट्स खड़े होंगे हर पार्टी से, अगर एसटी के लिए रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए तो वहां से सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स खड़े होंगे। समझ आया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब होता है? यस मैम। ठीक है, इसको कभी भी ये मत सोचिएगा कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट वोट डालेंगे, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वोट हम सारे डालेंगे, लेकिन जिसको वोट डालेंगे, जो कैंडिडेट खड़ा है, वो कैंडिडेट हर पॉलिटिकल पार्टी, एक कांग्रेस का होगा, एक बीजेपी का होगा, एक तृणमूल कांग्रेस का होगा, एक आम आदमी पार्टी का होगा, वो सारे कैंडिडेट्स जो खड़े हैं इलेक्शन के लिए, जो लड़ रहे हैं, वो सारे शेड्यूल कास्ट होंगे अगर वो शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर वो शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो सारे कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब होंगे। ऐसी होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, उसी तरह हमारी लोकल बॉडीज में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिजर्व है एससी एसटी ओबीसी के लिए। ठीक है, परसेंटेज उनकी डिपेंड करती है जितनी परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन की होगी, वहां पे एससीज कितने हैं, एसटीज कितने हैं, हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह 1/3 सीट्स, 1/3 होगी 33%, 33% सीट्स जो है हर स्टेट में, इंडिया की हर लोकल बॉडी में विमेन के लिए भी रिजर्व है। लोकसभा में विमेन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज में 1/3 दैट इज 33% सीट्स आर आल्सो रिजर्व्ड फॉर विमेन। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, अ स्पेशल, हमारी जो बाकी कंट्री में इलेक्शंस होती हैं वो हमारी इलेक्शन कमीशन देखती है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्पेशली एस्टेब्लिश की गई हर स्टेट में ताकि वो लोकल बॉडीज की इलेक्शन अच्छी तरह से करवा सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स फॉर लुकिंग आफ्टर द लोकल इलेक्शंस, राइट? एंड फाइनली the state governments and the center governments are forced to share, are made to share some amount of revenue with the local governments also. Local government के साथ भी revenue share करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करती थी, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ भी रेवेन्यू शेयर करेगी ताकि वो भी अपने काम कर सके। बिना पैसे के तो गवर्नमेंट काम कर नहीं सकती है। So this is all there in decentralization. Now you have to understand the structure of decentralization or the local government. The structure of local government बड़ा आसान है समझना, ध्यान से समझिएगा। हमारी कंट्री में विलेजेस होती है, विलेजेस को कहते हैं रूरल एरियाज। विलेजेस होती है, टाउन्स होते हैं, और सिटीज होती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सबको विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? Do you all know the difference between village, town and cities? हाँ जी आदिश, would you like to tell what is the difference between village, town and city? ये आपने पिछली क्लास में, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में शायद समझा होगा। शायद, मैं हम कहती नहीं, जरूरी सारी टीचर्स नहीं समझाती हैं, लेकिन ये उसमें what is the difference between towns, villages and cities? What is the difference between town? मैम जो विलेज होता है मैम, उसकी बाउंड्री जो होती है मैम वो बड़ी छोटी होती है। नहीं नहीं मतलब नहीं उसका नहीं, एरिया बहुत कम होता Ma'am, in village we don't have any transportation system or any kind of shops हाँ available. लेकिन नहीं, you are right, but that's No not ma'am, a, we are having. that's correct. Some villages don't have such good transportation system. Yes, sir. But what is the basic difference between villages, towns and cities? There are two bases of differences. Listen very है। मैम carefully. डेवलपमेंट, One is population And population, human and second is level
लेवल ऑफ डेवलपमेंट। पॉपुलेशन और लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कौन सी जगह सिटी है, कौन सी टाउन है और कौन सी विलेज है। समझ आ गया? यस मैम। लाइफस्टाइल नहीं यार, लाइफस्टाइल तो बाद में, बाद की बात है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आता है कि ज्यादातर लोग किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। आपको पता है विलेज में, नो शाश्वत, दिस इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेस, नो, यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। पहले मुझे डेवलपमेंट में पढ़ लेते हैं। आपको पता है विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन कौन सी होती है? मैम फार्मिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर। नो, एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं विलेजेस में। समझ आ गया? विलेजेस में हमेशा प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। टाउन्स में प्राइमरी भी होती है और बाकी सेकेंडरी और टर्शरी भी होती है। सेकेंडरी कम होती है, टर्शरी ज्यादा होती है। और जो सिटीज होती है वहां पर प्राइमरी एक्टिविटी सबसे कम होती है और टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी होगी इंडस्ट्रीज, ठीक है? ऑल द इंडस्ट्रीज आर देयर इन सिटीज ओनली और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सिटीज, राइट? डेवलपमेंट लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी सिटीज की सबसे ज्यादा होती है, विलेज की सबसे कम होती है, और टाउन्स इज समथिंग इन बिटवीन, ठीक है? तो डेवलपमेंट लेवल में सबसे कम डेवलपमेंट विलेजेस में होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज ले लो, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटीज ले लो, या ऑक्यूपेशंस ले लो। कोई भी डेवलपमेंट जो है विलेजेस में सबसे कम होती है, सिटीज में सबसे ज्यादा डेवलप्ड चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा स्कूल्स, हर फैसिलिटी होती है सिटीज में, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग। हैव यू एवर विजिटेड अ विलेज? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपने बड़ा अच्छा देखा होगा विलेज सीन क्या होता है, याद है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो उसमें आपको सबको पता है कि रोड्स में कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन, बोगीज, बुल्लक कार्ट्स, कोई कोई ट्रक या कोई कोई मोटरसाइकिल भी चलता है। लेकिन जो सिटीज है, सिटीज का तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो गुड, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर आपने यहाँ से वहां जाना है तो यू हैव कैब्स, यू हैव ऑटोज, यू हैव मैटाडोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट विलेज में आप एक बार कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक बस मिस हो गई, दूसरी बस जी 1.5 घंटे बाद आएगी, तो 1.5 घंटे बैठे रहो अगली बस का वेट करने के लिए। समझ आ गया? तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी कम होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी कम होती है विलेजेस में, ठीक है? और विलेजेस में होती है पंचायत। क्या होती है? पंचायत, लोकल बॉडीज। विलेज की लोकल बॉडी को कहते हैं पंचायत, टाउन की लोकल बॉडी को कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, और सिटीज की लोकल बॉडीज को कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। विलेजेस में पंचायत, ये बेटा एमसीक्यू भी आ सकता है आपको। विलेजेस में पंचायत होती है, टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती है और सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। इन सब के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है इनके मेंबर्स को? मैम पीपल। वी द पीपल, राइट? हम लोग इलेक्ट करते हैं। अगर मैं एक विलेज में रह रही हूँ और लोकल इलेक्शंस हैं, तो मैं जिसको वोट डालूंगी वो पंच बनेगा, ठीक है? पंच को डालूंगी, सरपंच को डालूंगी। 2 कैटेगरीज होती हैं, पंच होते हैं छोटे एरिया और सरपंच होते हैं उस छोटे छोटे पंच के ऊपर हेड जो होते हैं उसको सरपंच कहते हैं। तो पंचायत में जो हेड इलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सरपंच। पंचायत में जो पंचायत में छोटे छोटे लोग इलेक्ट होते हैं ना बेटा, मैं बताती हूँ आपको म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में क्या डिफरेंस है। आई विल टेल यू वही डिफरेंस जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में है, वही डिफरेंस जो म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, ठीक है? जो विलेजेस की लोकल बॉडीज होती है उनको पंचायत कहते हैं, जो टाउन्स की लोकल बॉडी होती है उनको म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, और जो विद इन, हम कहते हैं ना ये म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आना मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? फिर उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज अलग आ जाती है और उसके बाद पंचायत की लिमिट शुरू हो जाती है विलेजेस में, ठीक है? म्युनिसिपैलिटी का जो हेड चूज होता है, जो इसका म्युनिसिपैलिटी का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे चेयरमैन कहते हैं,
और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर। पॉलिटिकल हेड होता है उसे मेयर। मेयर। आपने ये चीजें याद रखनी है क्योंकि आपका एमसीक्यू टेस्ट है, तो आप ये छोटी छोटी चीजें आपके एमसीक्यूज में आएंगी। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिकल हेड को मेयर कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के पॉलिटिकल हेड को चेयरमैन कहते हैं, और पंचायत के पॉलिटिकल हेड को सरपंच कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई लॉ नहीं बनाते हैं। These local bodies do not make any law, लेकिन ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। समझ आ गया? डे टू डे जिला परिषद भी एडमिनिस्ट्रेशन। तो होता है। हाँ जी, हम जिला परिषद भी तो होता है। अरे जिला परिषद बाद में आते हैं ना, जिला परिषद पे आती हूँ मैं, रुक जाओ ओके मैम। ठीक है, एक मिनट पहले आप ये देखिए कि इनका काम क्या होता है। दे डोंट मेक एनी लॉ, दैट मींस दे डोंट लेजिस्लेट। ये याद रखिएगा, लेजिस्लेशंस कहां पर होती है? लोकसभा में और विधानसभा में। विधानसभा हो गया स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर के अंडर जो उनका जो पूरा जब एमएलएज इलेक्ट होते हैं ना, वो बनाते हैं लेजिस्लेचर्स। दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉज। वेरी गुड अभिराज, वो लॉज को फॉलो करते हैं, ये तीनों चीजें, और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है आजकल कोविड की बड़ी गाइडलाइंस आती हैं, वो कोविड की गाइडलाइंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू आती हैं। पता है आपको? जेएमसी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत सारी गाइडलाइंस जेएमसी के थ्रू भी आती हैं। ठीक है, तो वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, छोटे लेवल पे। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर है उनको पूरे स्टेट का देखना है, और जो लोकल देखना है एरिया का, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, विलेजेस का पंचायत के अंडर आता है, और टाउन्स का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज के अंडर आता है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में हमने बस इतना ही पढ़ा। अब पंचायती राज सिस्टम थोड़ा ब्रॉड में पढ़ना है हमने। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम शुरू होता है ग्राम सभा से, सबसे नीचे आता है उसका ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन बनाता है? ऑल द पीपल हु आर 18 प्लस who are eligible voters in a village। ग्राम सभा किससे बनती है? एक विलेज में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब कि सारे 18 साल या उससे ज्यादा ही होंगे, वोटर्स तो वही होते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा बनती है, एक विलेज में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में। हम वोट देते हैं, क्या हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा या विधानसभा में डिसीजन मेकिंग में? डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब भी कोई बोलता है ना कि आजकल डायरेक्ट डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, नहीं होती है, टेल देम यू आर रॉन्ग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहाँ है? विलेजेस में, पंचायत में। पंचायत में जो ग्राम सभा है ना, सारे लोग जो वोट करते हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हमारे गांव की डेवलपमेंट कैसे होगी, कौन सी सड़क बनेगी, साल में 1 या 2 मीटिंग्स इनकी होती है सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ग्राम सभा के लोग भी आते हैं वहां पे, और बाकी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, और सारे मिलके डिसीजंस लेते हैं अपने गांव की डेवलपमेंट के। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ग्राम सभा। जहां पर किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा या बोले, अगर उनको लगेगा दोबारा समझिए, प्लीज आस्क मी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स व्हिच आई एम टीचिंग यू टुडे। ठीक है, तो ग्राम सभा, एक विलेज की ग्राम सभा हो गई, एक दूसरे विलेज की ग्राम सभा हो गई दूसरी। हाँ जी बोलिए मैम। ग्राम सभा में जो हम जिन बंदों को हम इलेक्ट करते हैं मैम, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, या फिर जो वोटर्स होते हैं? वो भी होते हैं जिनको हमने, जो ग्राम सभा कौन है? वोटर्स है ना, इन वोटर्स ने जिनको इलेक्ट किया हुआ है वो भी होते हैं, और ये वोटर्स भी होते हैं, सारे मिलके बैठते हैं वहां। साल में 1 या 2 मीटिंग्स, 2 मीटिंग्स या 1 मीटिंग होती है, जरूरी है करवाना सारी ग्राम सभा के साथ, और वहां पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं बड़े बड़े कि कैसे डेवलप करना है, कौन सी सड़क बनानी है, कहाँ पे इरिगेशन के लिए कैनाल चाहिए। ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ आया धीराज बेटा आपको? यस मैम।
ठीक है, तो हर गांव की एक ग्राम सभा होती है। तो क्या एक स्टेट में एक ही गांव होता है? नहीं, बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो सारे गांव की ग्राम सभा कुछ ग्रुप होते हैं। ये वाले गांव जो एक साथ हैं, इनके ग्रुप, इनके ग्रुप, इनके ग्रुप। ठीक है, तो सारे गांव की ग्राम सभा मिलकर बनाती है ग्राम पंचायत या पंचायत। एक गांव की ग्राम सभा ने एक पंचायत को चुना, दूसरे गांव की ग्राम सभा ने दूसरी पंचायत को चुना। पंचायत में 5 से 6 लोग वो चुनते हैं जो उनके हेड होते हैं। समझ आ गया? पंचायत में 5 से 6 लोग चुने जाते हैं, 5, 6, 7 जितने भी, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। ठीक है, पंचायत, पंचायत शुरू से बड़े पुराने जमाने से इंडिया में, कोई आज से नहीं शुरू हुई। पंचायत बड़े पुराने एंशिएंट टाइम से चल रही है हमारे इंडिया में। पता है आपको? पंच होते थे पहले भी, पंच Yes, और ma'am. सरपंच, बड़े पुराने जमाने पंच होते थे। गांव के कोई भी 5 बूढ़े बुजुर्ग जो समझदार 22 लोग, उनको बिठाया होता था गांव के छोटे मोटे दिन झगड़े और फैसले करवाने के लिए। ठीक है, पंच होते थे। पंच मीन्स 5 लोग उनके वो होते थे, और उनके ऊपर एक सरपंच होता था जो उनका हेड होता था। पंच और सरपंच। ठीक है, तो गांव वाले अपने हेड खुद ही चुनते थे कि ये 5 बुजुर्ग लोग बिठाए हुए, 6वां हो गया सरपंच, जो हमारे फैसले करवाएंगे रोज के रोज। ठीक है, तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कई सदियों से चलती आ रही है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे रिकॉग्नाइज किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना इंडिया नहीं चल सकता है। इंडिया के गांव छोटे छोटे विलेजेस को चलाना, उसके लिए पंचायतें बहुत जरूरी है, और हम चलने देंगे पंचायत सिस्टम को। उन्होंने इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जैसे राजे महाराजों को हमने खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दी मोनार्की, पंचायती राज सिस्टम को हमने एबॉलिश नहीं किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको, पंचायती राज सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसे लीगल बनाया कि ये होगा। ठीक है, तो हर ग्राम सभा अपनी पंचायत चुनेगी। समझ आया? हर ग्राम सभा अपनी अलग अलग पंचायत चुनेगी। कुछ ग्रुप गांव के मिलके बनाएंगे, कुछ ग्रुप पंचायत के, कुछ 5-6 गांव की पंचायतें मिलके बनाती हैं एक ब्लॉक। पंचायतें मिलके बनाती हैं एक ब्लॉक। ब्लॉक या समिति या मंडल उसे कहते हैं, ब्लॉक, समिति या मंडल। उसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स के ब्लॉक्स बनाए होते हैं या समितिज बनाई होती है। बड़े सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, सपोज 10-12 ब्लॉक्स बन गए हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के गांव के। तो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हेड होगा उसे कहेंगे जिला परिषद। क्या कहेंगे? जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होती है। सबसे ऊपर द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज goes direct up to the district level through जिला परिषद। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लेवल पंचायत की होती है जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर बड़े सारे ब्लॉक्स आते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर 5-5, 6-6 पंचायत होती है, और पंचायत अपने अपने गांव का ध्यान रखती है। देखो कैसे ये पूरा ट्री बना हुआ। Have you understood this? Yes, ma'am. ग्राम सभा पंचायत चुनेगी, 5-6 पंचायत मिलकर ब्लॉक, समिति या मंडल बनाएंगे, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स हैं वो मिलके जिला परिषद बनाएंगे, जिसके मेंबर्स एमएलएस भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, आईएएस तो नहीं, केएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, एमएलए भी इसके मेंबर होते हैं, प्लस इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं इसमें। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is all there in the chapter federalism. I hope you have all understood it very well. Yes, ma'am. एक चीज आपके ग्रुप में बड़ी कॉमन है, जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरे पास बच्चे होते हैं 58, 59, और जब तक क्लास खत्म होती है तो रह जाते हैं 32, 33। चलिए, इतना ज्यादा पढ़ाई। Come to take attendance, ma'am. Mark their attendance. क्या हो गया बेटा? It is just like they mark their attendance and go. But what do you think? Who is losing here? Am I losing anything? No, ma'am. Ma'am, those who are not attending. Those who have left.
those who have left, they might have studied it in their schools also. हम लोग पीछे चल रहे हैं आपके स्कूल से, लेकिन रिवीजन still रिवीजन होती है, इससे बहुत रिवीजन होती है, और रिवीजन में ज्यादा समझ आता है। आपको पता है पहली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी ना, आपको इतना समझ नहीं आएगा। जब मैं रिवीजन में पढ़ाऊंगी ना, आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आप समझते भी ज्यादा है, फिर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, रिलेट करते हो ना, और फिर क्वेश्चंस भी आते हैं, मैम ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। चलिए ठीक है, I'll end it now and next week I'll start up with your economics. Okay, ma'am. Okay, everyone? Yes, ma'am. Thank you, everyone. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Bye, beta. ma'am. God bless you all. Bye.